So hello everyone in the Ansakari again, and today we will study about and learn probably about the last two articles which are left in the chapter third of Indian Constitution of Fundamental Rights. That is Article 33 and 34 and 35. So we have three articles today. So one by one we'll be looking what are their provisions and how they are established in the Constitution. तो आर्टिकल 33 जो है वो बात करता है कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है कुछ सेक्शंस के लिए। और ये सेक्शन सिर्फ एक सेक्शन है जो कि डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करता है, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करता है। सो आर्टिकल 33 से दैट पार्लियामेंट इज हैविंग द सुप्रीम पावर टू मॉडिफाई द राइट्स एसोसिएटेड विद द फोर्सेस और द डिफेंस फोर्सेस। तो यहाँ पे बात की जाती है कि जो आर्मी में काम कर रहे हैं, जो पैरामिलिट्री के अंदर, जो सीएपीएफ के अंदर काम करते हैं, पुलिस के अंदर काम करते हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज के अंदर, आईबी के अंदर काम करते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स आम आदमियों के मुकाबले थोड़े कम है। यानी उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनका जो सर्विस कंडीशंस है वो इस तरीके की है कि उन्हें अपने फंडामेंटल राइट से पहले जो सर्विस के जो कंडक्ट है, जो सर्विस के रूल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता देनी पड़ती है, क्योंकि the whole security and sovereignty of the country lies on their shoulders. So that is why the parliament is competent enough to modify the fundamental rights of these sections. तो यहाँ पे बात होती है कि कोई ऐसा लोग जो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर दे, डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल का या आर्मी के जो जो अंदर लोग काम करते हैं, उनके अगर फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल भी किया जा रहा है तो किसी कानून द्वारा, तो भी जो पार्लियामेंट है उसका कानून ही अपहोल्ड किया जाएगा। उसको किसी कोर्ट में जाकर कोई आर्मी पर्सनल या फिर कोई पुलिस वाला ये नहीं कह सकता कि मेरा फंडामेंटल राइट हनन हो गया है। जैसा कि हम देखते भी हैं कि एक यादव कम्युनिटी से एक हमारे बीएसएफ के थे, उन्होंने ऐसे कंप्लेंट रजिस्टर करी। आई थिंक ही वाज फ्रॉम बीएसएफ, बट देयर वाज अ केस रजिस्टर्ड ऑन हिम बिकॉज ही वेंट आउटसाइड इन द पब्लिक अगेंस्ट द कंडक्ट रूल्स। तो यहाँ पर बात हम करते हैं कि ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जिनके अंदर फंडामेंटल राइट्स सब्जर्विएंट है, यानी नीचे माना जाता है। तो पहला है आर्मी एक्ट 1950। आर्मी एक्ट के तहत जो भी कानून होंगे आर्मी के अंदर काम करने वाले लोगों के, वो सुप्रीम माने जाएंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स है। नेवी एक्ट 1950 में आया, एयरफोर्स एक्ट 1950 में। तो 1950 के अंदर ही जो हमारी डिफेंस फोर्सेज, जिनके कमांडर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। 1950 में तीनों फोर्सेज के राइट आए। फिर हम देखते हैं कि 1966 में बीएसएफ का एक्ट आता है। तो यहाँ पर किस तरीके के इनके ऊपर कर्टेल हैं। तो पहला ये है कि ये पब्लिकली कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप हायरार्की मेंटेन कीजिए, आप अपने ऑफिसर्स को विद इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आप उन्हें बताइए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे कोई जानकारी मिली है जिसमें मेरे ऑफिसर्स ही इन्वॉल्व है उस करप्ट प्रैक्टिस में, तो आप मीडिया में जाके ये कह देंगे कि हाँ मतलब मेरे पास जानकारी है। डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू इन केस यू डू दैट। देन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। आप कोई कंपनी या आप कोई ग्रुप नहीं बना सकते, आप कोई ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर सकते अपनी सर्विस से बाहर। इन सर्विसेज के लोग जो भी हैं, आप किसी ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। आप रिटायरमेंट के बाद ट्रेड यूनियन का हिस्सा बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप नहीं कर सकते हैं। कि आप कहें कि मैं एग्रीकल्चरलिस्ट हूँ तो एग्रीकल्चर जो है एसोसिएशन का मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, आप नहीं बन सकते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ज्वाइन नहीं कर सकते। और अगर कहीं पर पब्लिक मीटिंग है तो उस पब्लिक मीटिंग के अंदर आप अपनी सर्विस से रिलेटेड कुछ भी चीज डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो अगेन यू विल बी लायबल फॉर द डिसिप्लिनरी एक्शन। यहाँ पर एक चीज और है कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर दो तरीके के लोग काम करते हैं, एक होते हैं आर्मर्ड और एक होते हैं सिविलियन। तो जो कमांडिंग पोजीशन में है, जो आर्मी से रिलेटेड होते हैं या फिर जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर मेन डिफेंस का काम करते हैं, वो ही नहीं, लेकिन वहां पर जो सिविलियन काम है, जैसे गार्डनर है, रोड बनाने वाले हैं, कारपेंटर हैं, बार्बर हैं, ये सभी, यानी जिनको नॉन कॉम्बेटेंट हम बोलते हैं, उनके ऊपर भी फंडामेंटल राइट्स जो है कर्टेल किए जा सकते हैं अंडर दीज एक्ट। और यहाँ पर एक कोर्ट मार्शल का भी प्रोविजन है आर्टिकल 33 के अंदर,
कि अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्ट कर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 33, देन it can exclude the person or the matter from the court martial or the writ jurisdiction of the Supreme High Court for the fundamental right। यानी अगर डिफेंस फोर्सेस के किसी भी पर्सनल या किसी भी मैटर के ऊपर पार्लियामेंट को ऐसा कानून बना दे अंडर आर्टिकल 33 जहां पर उनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जाए, तो ना तो वो कोर्ट में एंटरटेन हो सकता है और ना उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ बता सकती है। इवन अगर कोई मैटर कोर्ट मार्शल के अंदर चल रहा है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोर्ट मार्शल के जुरिस्डिक्शन के अंदर से मैटर उठा के पार्लियामेंट उसे अपने आप डील कर सकती है। तो दिस इज आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 का जो मेन क्रक्स है वो यही है कि जो डिफेंस फोर्सेज है उनकी सेल्फलेस सर्विस और जो ड्यूटी है टुवर्ड्स द नेशन उसको अपहोल्ड करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है कहीं ना कहीं उनके कटेल कर दी जाते हैं। नाउ आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 says that restrictions on the right conferred by this part while martial law is in force in an area। तो आर्टिकल 35 expressly talks about martial law। Even though martial law is not defined in the constitution, but it is mentioned in the constitution under article 34। तो मार्शल लॉ का मतलब यही होता है कि जो आर्मी है या पुलिस है जो एग्जीक्यूटिव है उसका लॉ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड नहीं है। जब हम बात करते हैं म्यांमार की, तो करंटली वहां पर मार्शल लॉ है जिसको मिलिट्री कूप जानते हैं। अगर हम सूडान की बात करें तो वहां पर अभी ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, वहां पर मिलिट्री कूप का लॉ है। तो ऐसी सिचुएशंस में जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो मार्शल लॉ लगाया तब जाता है जब ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है। तब मिलिट्री को यानी आर्म डिफेंसेस फोर्सेस को यह बोला जाता है कि आप कमांड लीजिए। ऐसा हमने देखा नागालैंड के केस में आज से 2 साल पहले, जब नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो जो डिफेंस फोर्सेज हैं पर्टिकुलरली द आर्मी एंड द असम राइफल्स, जो कि इंडियन आर्मी का ही एक डिपार्टमेंट है, उसको वहां पर तैनात किया गया कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए एफ्सपा के अंडर। तो आर्टिकल 34 कहता है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, और ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि कोई भी नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट अगर है वो भी मार्शल लॉ के अंडर ही काम करेगा। अगर पार्लियामेंट कोई सेंटेंस पास कर देती है, कोई पनिशमेंट दे देती है, वो भी मार्शल लॉ के अंदर जो है लीगल और जस्टिफिएबल होगी। और अगर मार्शल लॉ के टाइम पर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट कटेल भी होता है या फिर हनन भी होता है तो भी उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसके लिए अवेलेबल नहीं है। मार्शल लॉ के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि इस डिफेंस पर्सनल ने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे इसके ऊपर केस चलाना है। दैट इज नॉट अवेलेबल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और मार्शल लॉ लिया गया है अगेन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के प्रावधान है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और जब हम बात करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर एक कोई स्पेसिफिक डिक्लेयर नहीं है, बस मेंशन है कि मार्शल लॉ इस तरीके से हो सकता है। आज तक की हम बात करें ऑल ओवर इंडिया में तो मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन नहीं है, नहीं आई है कहीं पर भी और यूनिफॉर्म लेवल पर। जो हमारे इंटरनल इंसर्जेंसी के एरियाज है जैसे नॉर्थ ईस्ट है, ईस्टर्न इंडिया है, वहां पर मार्शल लॉ यूज किया जाता है। एंड द लास्ट आर्टिकल इज 35 that says that legislation to give effect to the provisions of this part, यानी पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर्स पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल और केवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को है। स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स पर कानून बनाएंगे, which simply means that fundamental rights is part of the यूनियन जुरिस्डिक्शन। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही यानी पार्लियामेंट ही उसको डिसाइड करेगी कि फंडामेंटल राइट्स में क्या बढ़ाना है, किस तरीके से इनको मॉडिफाई करना है। एग्जाम्पल आर्टिकल 16 के अंदर हम बात करते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जहां पर है तो कुछ स्टेट के अंदर स्पेशल रेजिडेंशियल प्रोविजन दिए जाते हैं जैसे आंध्रा में। तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, आंध्रा का यूनियन गवर्नमेंट का रोल है यानी पार्लियामेंट का रोल। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने की पावर
सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। आर्टिकल 33 के अंदर जब फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने की बात हो रही है आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, तो भी ये पावर पार्लियामेंट के पास है। और मार्शल लॉ के टाइम पर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो कानून है या फिर उसका जो अ, पालन नहीं हुआ है या फिर उसको पालन करवाना है, सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के पास। ये क्यों है? ताकि यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ चले, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी का जो प्रिंसिपल है आर्टिकल 1 के अंदर, जिसमें कहा जाता है यूनियन गवर्नमेंट पावरफुल है इंटेग्रिटी बचाने के लिए, यूनिटी बचाने के लिए, तो उस चीज को अपहोल्ड करने के लिए आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को सारी पावर देता है। इवन अगर कोई मैटर फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड भी होता है और वो स्टेट लिस्ट के अंदर है, तो भी सिर्फ पार्लियामेंट ही उसके ऊपर कानून बनाएगी। और पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बना दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी होता है कि वो मानना पड़ेगा। So this is how we have detailed talked about the fundamental rights, and now we are skimming through what are the other provisions which have been mentioned here. So writs we talked about, and the PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन। और PIL जो होती है वो ना केवल एग्रीव्ड पर्सन बट एसोसिएटेड पर्सन भी कोर्ट के अंदर लगा सकता है। जो PIL होती है दैट इज अवेलेबल इन ऑल द टाइप ऑफ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां पर आप किसी पब्लिक ग्रेव कोज या पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर के लिए PIL लगा सकते हैं, जिससे कि जो कोर्ट है उस मुद्दे को अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर ले और वहां पर सोशल जस्टिस को अपहोल्ड करे। रिट्स की हमने बात की। सर परवेज, पीआईएल के लिए आर्टिकल्स कौन से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए जो इसको एम्पावर करते हैं पीआईएल को लगाना? PIL के लिए ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। PIL सचिन एक मैकेनिज्म है। PIL के लिए कोई आर्टिकल नहीं है, मतलब PIL एक इस तरीके का आप बोल सकते हो कि एक ऑप्शन है इंडियन जुडिशरी में, जो कि अभी आया, मतलब 2000 डिकेड में आया, जिसमें ये है कि अ, अगर आपको कोई ऐसा मैटर कोर्ट के मद्देनजर लाना है जो गवर्नमेंट नहीं उठा पा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नज़र से बाहर है, तो आप एक, मतलब एक मैकेनिज्म है PIL, जिसमें आप कोर्ट में जाइए, एक एफिडेविट तैयार करवाइए और उस एफिडेविट को वहां लगाइए, और उस एफिडेविट को पढ़कर या तो PIL अगर आपकी जायज है तो कोर्ट उसको एंटरटेन करती है, नहीं तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है। PIL के ऊपर एक कानून है, और कानून भी नहीं हम बोल सकते, PIL के ऊपर एक कुछ रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट की, कि PIL जो है वो एंटरटेन की जाएगी अ, गिने चुने मुद्दों पर, जब बहुत ही ज्यादा ग्रेव पब्लिक इंपॉर्टेंट का मैटर है। दूसरा, जो PIL है उसके अंदर जो मैटर्स हैं वो वही लिए जाने चाहिए अगर आप अगर आप गरीबी के ब्याह पे ले रहे हैं, जिनकी सालाना सैलरी या सालाना आय 1 लाख से कम है, तो उनका PIL में ले सकते हैं। ट्रांसजेंडर, उनका PIL जा सकता है। जो ऑर्फन लेडीज हैं या ऑर्फन हैं, जो बच्चे हैं, उनका जा सकता है। जो डेस्टिट्यूट्स हैं उनका PIL में जा सकता है। उसके बाद जो एसिड अटैक विक्टिम है उनका आप PIL लगा सकते हो। तो PIL कोई कानून नहीं है या फिर PIL कोई एक्ट नहीं है। PIL एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत आप अपना समाज में कोई ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर आपको लगता है कि ये बहुत गंभीर इशू है, आप कोर्ट की नजर में ला सकते हैं, ताकि कोर्ट उसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन दे और सरकार को बोले कि आप कोई काम करें। ओके परवेज। तो यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डीक्रिमिनलाइज्ड एडल्ट्री इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2018, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु गेव दिस वर्डिक्ट, हिज नेम इज श्री दीपक मिश्रा। इन्होंने बताया कि सेक्शन 497 ऑफ IPC जो एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करता है अलॉन्ग विद सेक्शन 198 ऑफ CRPC। तो IPC और CRPC ये दो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। CRPC के अंदर प्रोसीजर लिखा हुआ है कि क्रिमिनल प्रोसीजर किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रोसीजरल
प्रोसीजर में लाया जाता है, मतलब किस तरीके से एक्टिविटीज होती हैं, तो उनका जिक्र होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। और आईपीसी का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर जो हुआ, उस प्रोसीजर के ऊपर क्या सजा मिलेगी, वो सजा के प्रावधान आईपीसी के अंदर होते हैं। इसलिए सेक्शन 497 एंड 198 ऑफ आईपीसी एंड सीआरपीसी जो बताते थे कि एडल्ट्री जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट द सोसाइटी है, अगेंस्ट दी सोसाइटल हार्मनी है, उसको जो जस्टिस दीपक मिश्रा ने डीक्रिमिनलाइज किया इन द ईयर 2018 इन द फीमेल्स वर्डिक्ट जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एडल्ट्री यहाँ को पर ये भी बात, एक्सप्लेन करोगे पर वैसे एक बार कि सरल शब्दों में एडल्ट्री को अगर डिफाइन करना हो तो क्या क्या मापदंड है एडल्ट्री का, adultery? नहीं एडल्ट्री का सिंपल सा मतलब यही है कि आप अगर एक मैरिड कपल है, तो आप, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती है, मतलब किसी की भी एक्स इंडिविजुअल की वाइफ, तो उसमें पहले ये होता था कि जो हस्बैंड है वो जाकर बोलता था कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ मतलब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है और इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एडल्ट्री में अब ये समझा गया क्योंकि इंडिविजुअल चॉइस है कि कोई कर सकता है, तो अब ये कि अगर एक्स इंडिविजुअल की जो वाइफ है वो जाकर बोले कि भाई मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, मतलब शी कैन इजीली टेक द डाइवोर्स। लेकिन यहाँ पे इस कानून के अंदर थोड़ा जेंडर वाइज दिखता है कि ये सिर्फ लेडीज या वुमेन के लिए एप्लीकेबल है, मेन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर लेडीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो उसको डाइवोर्स भी मिल सकता है और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एक मेल करता है तो उसके लिए अभी भी क्रिमिनलाइज ही है, तो उसके लिए अडल्ट्री नहीं है, सिर्फ लेडी के लिए जो है अडल्ट्री है डिक्रिमिनलाइज की गई है। ओके परवेज, थैंक यू। तो आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट एंड नेवी एक्ट की हमने बात की। एंड जोसेफ शाइन केस के अंदर ये बोला गया कि इट वाज नॉट ऑल कंसर्न्ड विद द इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजन एंड इट इज नॉट इफ दिस कोर्ट अप्रूव्ड ऑफ अडल्ट्री। तो यहाँ पर जो मेनली इशू है वो डिफेंस फोर्सेस के पर्सनल का भी आता है, जो फैमिली से काफी दूर रहते हैं और उनका केसेस ज्यादा होते हैं एडल्ट्री वाले। तो मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। मार्शल लॉ जो कि आर्टिकल 34 के अंदर है और नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंदर है। तो मार्शल लॉ के अंदर जो कर्टेल किए जाते हैं वो खाली फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स भी कर्टेल किए जाते हैं, सेंटर स्टेट के रिलेशंस भी। जब हम बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट और यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है सारी स्टेट की पावर लेने की, जो लेजिस्लेटर जो लेजिस्लेटिव मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, सारे के सारे पार्लियामेंट अपने पास ले लेती है। दूसरा, मार्शल लॉ के अंदर आपकी गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, आपकी जो लॉ कोर्ट होती हैं वो काम नहीं करती, कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री कोर्ट वो काम करती हैं। और नेशनल इमरजेंसी के अंडर जो है आपकी गवर्नमेंट भी चलती है और लॉ कोर्ट भी चलते हैं। मार्शल लॉ जो लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि सिविल लॉ जो है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है, उसको रिस्टोर किया जाए। लेकिन नेशनल इमरजेंसी की स्पेसिफिक ग्राउंड है जो कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। और जब हम देखते हैं कि 1975 से पहले ये आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था, तो वो बहुत वेग टर्म था जिसको रिपील करके आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को यूज किया गया। देन जो मार्शल लॉ होता है वो किसी स्पेसिफिक एरिया में लगाया जा सकता है या फिर ऑल ओवर इंडिया में भी लगाया जा सकता है। और इसी तरीके से नेशनल इमरजेंसी है वो भी या तो किसी पार्ट में लगाई जा सकती है इंडिया के, या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगाई जा सकती है। और जैसा कि हमने देखा कि मार्शल लॉ इम्प्लिसिट है, एज सच वो डिफाइंड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिर्फ वर्ड मेंशन है जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी का स्पेसिफिक डिटेल्ड प्रोविजन दिया गया है, किन कंडीशंस पे लगेगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उस टाइम पर क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट का क्या होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होंगे। तो एवरीथिंग इज डिटेल्ड एज फार एज दी नेशनल इमरजेंसी इज कंसर्न इफ वी कंपेयर विद द मार्शल लॉ। देन आर्टिकल 34 वी हैव टॉक्ड अबाउट अगेन मार्शल लॉ, एंड 35 जिसमें की पावर है पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की फंडामेंटल राइट्स के लिए।
अब हम देख लेते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल राइट्स के। तो पहला है एक्सेसिव लिमिटेशन, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो वहां पर जब पार्लियामेंट्री डिबेट चल रही थी तो भी बोला गया कि हमने सोचा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो लोगों का उत्थान करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फंडामेंटल दिए गए हैं वो हर बात में यही कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो बहुत ज्यादा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो कहीं ना कहीं कटेल करती है फंडामेंटल राइट्स को, चाहे वो इमरजेंसी के नाम पे करे, चाहे वो यूनिटी इंटेग्रिटी के नाम पे करे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे करे। दूसरा, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स का जिक्र नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स की बात होती है। तो यहाँ पर इसका हम बोल सकते हैं कि जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। और सोशल इकोनॉमिक राइट्स फंडामेंटल राइट्स में अगर हम डाल देंगे तो because the financial and the administrative limitations we have, so we cannot implement social and economic rights when we provide them as a fundamental right to the people। क्योंकि हर लोग ये कहेंगे कि हमें इक्वालिटी ऑफ पेमेंट चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरा, नो क्लैरिटी। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पर वेगनेस है, जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के अंदर कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। टाइमली टाइमली उसके अंदर चीजें ऐड होती रहती हैं तो डिफाइंड नहीं है बहुत सारी चीजें। जैसे मार्शल लॉ की अगर हम बात करें तो क्लैरिटी नहीं है कि मतलब किस तरीके का मार्शल लॉ इंडिया में चाहिए था और किस तरीके का हम अप्लाई करते हैं। Then no permanency. As we all know that Parliament is having the power under Article 35 to increase the fundamental rights or to curtail the fundamental rights subject to the basic structure doctrine, and then suspension of during emergency। तो आपके fundamental rights जो है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारे के सारे राइट्स, एंड पर्टिकुलरली आर्टिकल 19 is subject to end the time the national emergency and the president emergency is declared। तो इमरजेंसी के टाइम पर आप फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंसिव रेमेडी है। अब आर्टिकल 32 के अंदर और आर्टिकल 226 के अंदर अगर आपका फंडामेंटल राइट्स हर्ट भी होता है तो ऐसा माना जाता है कि इंडियन जुडिशरी इज हाईली कॉस्टली। आप केस अगर लेने जाते हैं तो लाखों लाख आपसे फीस मांगी जाती है, तो बहुत एक्सपेंसिव है रेमेडी। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि आज के टाइम पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हमारे यहाँ पर है, जिसके अंदर ट्रिब्यूनल को ऐसे ट्रिब्यूनल है। लेकिन फिर भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर रेमेडी एक्सपेंसिव होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि एक कॉलोनियल लॉ है उसकी हम बात करते हैं अंडर आर्टिकल 22। जब बात की जाती है कि आपको 3 महीने के लिए अ, इसको बोला जाता है कि घर में बंद आपके कर दिया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका कर दिया जाता है। और ये अगेंस्ट दी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। तो इंडिया is one of the democracy where the preventive detention is still used as a part of the colonial legacy and no consistent philosophy। तो यहाँ पर बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं कहीं पर भी मतलब एक कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है कि किस तरीके का राइट्स जो गवर्नमेंट है या फिर जो पार्लियामेंटेरियंस है वो देना चाहते हैं। कहीं पर बात होती है कि जो सोशो इकोनॉमिक डाउन ट्रोडन है उनके फंडामेंटल राइट्स, कहीं पर राइट टू रिलीजन, कहीं पर लिबर्टी। तो कंसिस्टेंसी नहीं है। और दूसरा, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की तो वहां पर भी कंसिस्टेंसी नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उसके बाद राइट टू प्राइवेसी आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको एज ए क्रिटिसिज्म देखा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिस्कस हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इक्वल राइट। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स इन पार्ट थर्ड ऑफ फंडामेंटल राइट, इन पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर बात होती है आपके पॉलिटिकल राइट्स की, जिसमें आपकी लिबर्टी की बात है, जस्टिस की बात है, आपकी इक्वालिटी की बात है, उसके बाद आपके रिलीजन की बात है और आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज की बात है। इसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आपको और तरीके के राइट देता है, जैसे कि डीपीएसपी में सोशो इकोनॉमिक राइट्स आपको दे रहा है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको ग्रीवियंस रिड्रेसल का राइट दे रहा है। जब हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑफिस पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। जब हम बात करते हैं कि जो आपकी लैंग्वेज है, कल्चरल इंटरेस्ट है, उनको प्रमोट करने के आपको राइट देता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको राइट देता है। एंड इन द लास्ट द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया आल्सो प्रोवाइड्स यू दी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस which are considered as the natural as well as the fundamental rights। So anyone if wants to have some additional points so he or she may raise। No, Pravesh. Okay, so number two, do you agree that there is a need for the codification of parliamentary privileges due to its misuse and curtailment
ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पर मुझे मानसी आप बताओ कि मतलब आप क्या बोलोगे इस क्वेश्चन में। जी, मतलब मैं ये यहाँ पे बोलना है बोलूँगी कि इवन आफ्टर कोडिफिकेशन ऑल्सो जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। तो आई वुड गो बाय कि आई डोंट थिंक सो कि कोडिफिकेशन रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि प्रिविलेजेस वायलेट ना हो या जो मिसयूज है। तो जब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ बोथ द हाउसेस की, तो उसमें जो पावर्स आती हैं टू इंश्योरिंग की प्रिविलेजेस मिसयूज ना की जाए, तो पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में आई वुड आर्ग्यू उसमें आप बता सकते हो कि और कैसे मतलब इसको लिख सकते हैं पावर्स वाला पॉइंट जो है। एंड कर्टेलमेंट ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स, सो इसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स का आप एक बार एक्सप्लेन कर दोगे तो। ठीक है। तो यहाँ पर I'll say that we agree that there is a need for codification of parliamentary privileges, and that is why we have the parliamentary privileges uh, codification, which is currently in the part of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का एक्ट भी है। तो अ, जो कोडिफिकेशन है वो खाली कोडिफिकेशन से जो है वो हाउस अच्छे से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपहोल्ड नहीं करता है। जब हम बात करते हैं ऑफिस ऑफ व्हिप, तो ऑफिस ऑफ व्हिप की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको रोबस्ट होना चाहिए। हर पार्लियामेंटेरियन जो है जब वो ओथ एंड एफर्मेशन लेता है अंडर शेड्यूल सेकंड, तो उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं मैं उनको अ, अच्छे से निर्वाह करूं। और उसके बाद जो चेयरपर्सन है वो द हाउस में स्पीकर या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि जो पार्लियामेंट्री सेशंस हैं और जो पार्लियामेंट्री इफेक्टिव फंक्शनिंग है, जिसमें कि हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, बहुत जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं पार्लियामेंट की तो उसमें पता लगता है कि पार्लियामेंट की सेशंस ही टाइमली नहीं होते, तो उनको टाइमली चलना चाहिए। उसमें पार्टीशन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो पार्लियामेंट की कमेटीज हैं उनके अंदर फेयर सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स होना चाहिए, उनकी टाइमली रिपोर्ट आनी चाहिए, रिटर्न रिकमेंडेशन होना चाहिए, फिर रिटर्न विड्रॉल होना चाहिए। इस तरीके से जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मिसयूज होता है वो कम होगा। और दूसरा बात हो रही है कि कर्टेलमेंट ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर अ, आपको फंडामेंटल राइट्स इंजॉय करने का पूरा मौका मिलता है। और जैसे कि हम बात करते हैं कि आपको पॉलिटिकल इम्यूनिटी होती है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा सेशन से 40 दिन पहले और सेशन से 40 दिन बाद, तो ऑलरेडी आप इंजॉय करते हो फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आपको पार्लियामेंट के सेशन में आप जो मर्जी बोल दो विद इन द फेयर लिमिट, आपके ऊपर कोई कोर्ट जो है या फिर कोई जो मीडिया है आपको उस पर ट्रोल नहीं कर सकता है। ये भी आपको पावर दी गई है एज अ पार्लियामेंटेरियन। तो ऑलरेडी यू हैव फंडामेंटल राइट्स, बट वी सी द मिसयूज ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स जब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स जो है वो फाड़ कर कुछ एमपी जो है वो फेंकते हैं। तो दैट इज अगेंस्ट दी चेयर सैंक्टिटी एंड दैट इज अगेंस्ट दी पार्लियामेंट्री स्पिरिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके साथ आपको सेशन के अंदर भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज, करेक्टर्स और इन पर फोकस करना चाहिए। और जो हमारा 10th शेड्यूल के अंदर और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर हमारे लॉ हैं उनका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और विप की पावर को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे जो सेकंड आप बोल रहे हैं कर्टेलमेंट ऑफ इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स, तो इसमें मैं एक एग्जांपल ऐसे लिखूंगी कि सपोज आर्टिकल 19 जो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, सो दैट इज अ फंडामेंटल राइट इवन ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस। गिवन जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है यू हैव टू अबाइड बाय दैट, एंश्योरिंग कि आप अगर अपनी फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि यू विल बी डिसरप्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। सो दिस इज वन पॉइंट। एंड यहाँ पे जो लिखा है कि नीड फॉर कोडिफिकेशन, तो इसमें एक मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी हाईलाइट करूंगी कि कोडिफिकेशन के थ्रू वी गेट क्लैरिटी इवन फॉर द पार्लियामेंटेरियंस ऑल्सो कि ये आपकी प्रिविलेजेस हैं। आप अपनी जो परसीव्ड नोशंस होते हैं कि ये भी आपकी प्रिविलेजेस हैं, दैट कैन बी एड्रेस्ड। सो ऑर्डरली फंक्शनिंग में और ज्यादा हेल्प कर सकता है कोडिफिकेशन। So now we have the third question, and that is examine the scope of fundamental rights in the light of latest judgment of the Supreme Court of right to privacy. So Mansi, can you speak something on this point?
देन आई ऐड। ठीक है। हाँ, इसमें स्कोप की बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो जैसे राइट टू प्राइवेसी, इट इज अ डिराइव्ड फंडामेंटल राइट। इफ अगेन अंडर आर्टिकल 19 जो हम बात करते हैं, उसमें और भी बहुत सारी ऐसे डिराइव्ड फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके बेसिक राइट्स, फाउंडेशनल राइट्स का पार्ट है। सो इसको मैं ऐसे जस्टिफाई करूंगी एंड एग्जामिन द स्कोप। तो जैसे हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ लिविंग डॉक्यूमेंट, सो देयर एग्जिस्ट स्कोप ऑफ more fundamental rights emerging in future, given how the society is changing, or if there are other new challenges which are emerging. So इसमें मैं इसको ऐसे एग्जामिन करूंगी, और थोड़ा और एग्जांपल्स थोड़ा सोच के आई वुड एड अप। तो यहाँ पर इसके अलावा मैं ऐड कर देता हूँ कि जो राइट टू प्राइवेसी जजमेंट है, इसको बोला जाता है पुट्टुस्वामी जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज बेंच में यूनानिमस डिसीजन दिया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसका जो एसोसिएशन है वो आर्टिकल 14 और 19 से भी है। तो आर्टिकल 14, 19 और 21, जिसको हम राइट गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी मानते हैं, जिसके अंदर ये तीनों राइट्स बहुत सेक्रेड माने जाते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो वो राइट टू प्राइवेसी जो वर्डिक्ट है उससे इस चीज को अपहोल्ड किया गया, जो कि जो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ राइट्स है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत सेक्रेड है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अपहोल्ड के लिए। इसके अलावा ये बात की गई कि जैसे कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट्स है फॉर इंडियन सिटीजन, इसी तरीके से कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 है या फिर 14, 19 है, उसको जो गवर्नमेंट है वो बाय लेजिस्लेशन या बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन वायलेट नहीं कर सकती है। तो जो स्कोप है वो फंडामेंटल राइट्स का, वो कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी के जो जजमेंट है उसके आने से बड़ा है। और उसमें ये बात की गई है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है अंडर आर्टिकल 14, 19, 20 में जब जब हम बात करते हैं कि ये बहुत सेक्रेड राइट है, तो उनकी रोबस्टनेस को और कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है इस जजमेंट के साथ। तो दिस आई ऐड इन दिस क्वेश्चन। आंचल एंड अदर्स इफ यू वांट टू से समथिंग। नो परवेज, तो ऑल नो क्लियर। प्रवेश। बोलो सचिन। आई एम सेइंग नो परवेज, ऑल क्लियर, जो आपने बताया समझ आया। So, the last question is, give your views on the right to freedom of religion as enshrined in the Indian Constitution. Do they make India a secular state? तो yes, they make India a secular state जब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, जिसमें इक्वी डिफेंस एंड इक्वी प्रमोशन की बात होती है। और दूसरा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे यहाँ आर्टिकल 25 से 28 के अंदर है, आर्टिकल 25 में इंडिविजुअल राइट की बात की जाती है ऑफ रिलीजन, जिसमें राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन है। 26 में मेंटेनेंस है, 27 में पेमेंट है, और 28 में कल्चरल और रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन है अलॉन्ग विद इंडिविजुअल, सबकी बात होती है। तो इस तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसमें एग्जांपल हम दे देंगे सबरीमला हाजी अली दरगाह, उसके बाद जो कंबाला जो हमारे यहाँ पे, या जलीकट्टू जो ट्रेडिशनल रिचुअल फेस्ट है उनका। और इसके अलावा जो फी का जो मैकेनिज्म है जिसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, लेकिन फी ली जाती है मेंटेन करने के लिए जो रिलीजियस एसोसिएशन या फिर ट्रस्ट है। और जब हम बात करते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो रिलीजन है, जो स्टेट है, वो दोनों को इक्वल प्रमोट कर रहा है। जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसको भी, और जो अयोध्या में मस्जिद बनेगी उसको भी। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कल्चरल एंड रिलीजियस हार्मनी इन दिस मैनर। सो मानसी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नो प्रवेश, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन हुई। आर्टिकल 25 टू 28 की बात करेंगे, एंड यस इट मेक्स इंडिया सेक्युलर स्टेट, जो आपने बोला। So, okay, thank you so much, and we'll be meeting tomorrow with the rest areas of part 3, because already we have talked about fundamental rights and the associated questions on this topic. So thank you so much, and keep watching Instagram. सचिन, स्टॉप कर दो आप।